Assalamu alaikum dear student, this is Farmanullah Khan. Today we are discussing the unit of fundamental of nursing, that is role of the nurse in हेल्थ केयर के हेल्थ केयर में हमारे पास नर्स के कौन कौन से रोल हैं, तो एक एक करके आज हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं प्रोफेशन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, रोल ऑफ नर्स एज अ प्रोफेशन, इन एज अ कैरियर रोल, एज अ कम्युनिकेटर, टीचर, काउंसलर। तो नर्स के डिफरेंट जगहों पे एज डिफरेंट जो उसके रोल्स होते हैं, तो एक एक करके आज हम पढ़ेंगे। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो हम पढ़ते हैं प्रोफेशनल। अ पर्सन हु बिलोंग टू वन ऑफ द प्रोफेशन इज कॉल्ड प्रोफेशनल। कोई भी शख्स जो किसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता है तो उसको हम प्रोफेशनल पर्सन कहते हैं या प्रोफेशनल कहते हैं। तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन हमारे पास वो डिग्री होती हैं जिसमें स्किल्स के साथ हमारे पास नॉलेज भी होती हैं। वो डिग्री जो हम किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में हासिल करते हैं, वो डिग्री जिसके हमारे पास स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसके हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, जिसके हमारे पास रूल्स लॉ होती है, तो उस डिग्री को कहते हैं प्रोफेशनल डिग्री और उस फील्ड को कहते हैं प्रोफेशन। और इसका एग्जाम्पल बहुत से हैं जिसमें हमारे पास डॉक्टर, नर्स आता है। हम नर्स जो हैं ये हमारे पास प्रोफेशनल डिग्री है, BSN। A professional is a member of profession or any person who earn their living फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड पर्सनल एक्टिविटी। प्रोफेशनल वो हमारे पास प्रोफेशनल मेंबर वो मेंबर होते हैं जो किसी ख़ास प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता है, जो अपनी ज़िंदगी जो है उसकी स्पेशलाइज्ड होती हैं प्रोफेशनल एक्टिविटी से। द टर्म आल्सो डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दैट प्रिपेयर मेंबर ऑफ प्रोफेशन विद दी पर्टिकुलर नॉलेज एंड स्किल। ये हमारे पास एक ऐसी डिग्री है, स्टैंडर्ड एजुकेशन है, जो कि इंसान को क्या होते हैं कि उसको पर्टिकुलर नॉलेज होता है एक इंसान के पास और स्किल्स होते हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए जब आप एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करते हैं तो उसको कहते हैं प्रोफेशनल रोल या प्रोफेशनल पर्सन। प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म क्या कहते हैं कि एक शख्स प्रोफेशनल कैसे होता है, क्यों होता है। तो प्रोफेशनलिज्म रिफर टू द प्रोफेशनल करेक्टर, स्पिरिट और मेथड्स। इट इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, अ वे ऑफ लाइफ दैट इम्प्लाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट। प्रोफेशनलिज्म एक अगर आपको कौन कहे कि इस बंदे में प्रोफेशनलिज्म आ गई, या तो क्या मतलब होगा, ये मतलब होगा कि हमारे पास वो ख़ास करेक्टर, वो स्पिरिट्स, वो मेथड्स, वो स्किल्स अगर किसी पर्सन में आ जाए जो एक प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो पर्सन जो है वो प्रोफेशनल पर्सन कहलाता है और उसके ये करेक्टरिस्टिक, ये प्रोफेशनलिज्म कहलाते हैं उसके। अब है प्रोफेशनलाइजेशन। एक बंदा प्रोफेशनल बनता है तो कैसे बनता है। Professionalization is the process of becoming professional, that is of acquiring characteristic considered to be प्रोफेशनल। कि अगर एक शख्स एक ख़ास प्रोसेस के थ्रू प्रोफेशनल करेक्टरिस्टिक्स एक शख्स में आते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं प्रोफेशनलाइजेशन। मीन्स प्रोफेशनलाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन में प्रोफेशनल एक्टिविटी आती हैं जिसके ज़रिए एक पर्सन प्रोफेशनल बनता है। क्राइटेरिया फॉर अ प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है। टू प्रोवाइड अ नीडेड सर्विस टू द सोसाइटी, कि आप सोसाइटी को नीडेड सर्विस प्रोवाइड करें, वो सर्विस जो सोसाइटी को नीड होती हैं, जिस तरह के नर्सिंग जो सर्विसेज हैं, जिस तरह केयर हो गया, कोर हो गया, ट्रीटमेंट, ये चीज़ें, तो ये आप जो हैं प्रोफेशनल के क्राइटेरिया में आते हैं कि आप वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो सोसाइटी को नीड होंगे। टू एडवांस नॉलेज इन इट्स फील्ड। प्रोफेशनल जो होते हैं वो अपने फील्ड में नॉलेज को एडवांस करते हैं थ्रू थ्योरेटिकल और रिसर्च वगैरह बेस पे डिस्कवरीज वगैरह होती हैं और वो नॉलेज को जो है आगे लेकर जाते हैं। टू प्रोटेक्ट इट्स मेंबर एंड मेक इट पॉसिबल टू प्रैक्टिस इफेक्टिवली। और उनका काम क्या होते हैं कि वो अपने मेंबर को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इफ़ेक्टिवली, ताकि उससे फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और नुकसान कम हो। ये क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन है। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, वोकेशन एंड प्रोफेशन। वोकेशन और प्रोफेशन में क्या फ़र्क है। सिंपल आपको बता दें, वोकेशन कहते हैं पेशा को। मिसाल के तौर पे एक लोहार होता है जो कि
एक ख़ास स्किल के ज़रिए एक चीज़ जो है बनाता है, लोहार होता है, इस तरह बाकी डिफरेंट चीज़ें बनाने वाले हमारे पास लोग होते हैं जिनका काम ख़ानदानी काम होता है जिसको पेशा कहते हैं। तो वोकेशन इज़ अ जनरली अ जॉब दैट रिक्वायर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और थ्रू ट्रेनिंग बट नॉट नेसेसरी डिपेंडेंट ऑन अ कॉलेज अ डिग्री। तो यहाँ से आपको पास डिफरेंट देखो, वोकेशन में भी हमारे पास पार्टिकुलर स्किल है जिसके लिए पार्टिकुलर ट्रेनिंग चाहिए होती है। जिस तरह गाड़ियों के मैकेनिक्स जो हैं, बाकी इस तरह जो जितने भी प्रैक्टिकल काम है, स्किल्स हैं, तो ये वोकेशन में हम वो चीज़ें सीखते हैं। लेकिन वोकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट, किसी यूनिवर्सिटी में जाए। तो वोकेशन प्रोफेशन में फ़र्क यही है कि वोकेशन जो है वो स्किल्स सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके लिए आपके लिए डिग्री की ज़रूरत भी नहीं होती और ना आपको किसी ख़ास जगह यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाना नहीं होता। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल हमारे पास प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक्स, तो ये चीज़ें, तो ये सब वोकेशन में आते हैं। प्रोफेशन क्या होता है? अ प्रोफेशन कुल बी वन ऑफ द अबव बट जनरली रिफर अ डॉक्टर, लॉयर, नर्स और अदर स्किल्ड वर्कर हु हैज़ रिक्वायर्ड टू obtain कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग। प्रोफेशन वो भी ऊपर वाले स्किल्स हैं। ये जो वोकेशन में जो स्किल्स हैं वो भी प्रोफेशन में भी वही स्किल्स हैं, लेकिन प्रोफेशन में ये होते हैं कि आपने वो स्किल जो है वो नॉलेज बेस आपने किसी ख़ास कॉलेज, किसी ख़ास यूनिवर्सिटी में एक ख़ास डिग्री के लिहाज से जो है आपने हासिल करने होंगे। वोकेशन प्रोफेशन में दूसरा कौन सा फ़र्क है? दो बोथ वोकेशन एज वेल एज प्रोफेशन इंडिकेट द करियर और द ऑक्यूपेशन थ्रू विच an individual make a livelihood. Vocation is a broader term than profession. प्रोफेशन जो है वो स्पेसिफिक टर्म है। प्रोफेशन, हम नर्सिंग प्रोफेशन में तो हमारे अपने लिमिटेड जो है स्किल्स वगैरह होंगे, लेकिन वोकेशन वो ब्रॉडर टर्म है। तो ये दूसरा इसमें डिफरेंस है। वोकेशन जो है वो ब्रॉडर टर्म है जिसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बाकी जो प्रोफेशन है वो हमारे पास ब्रॉडर टर्म नहीं है जितने वोकेशन है। तो ये दूसरी डिफरेंस हो गई। तीसरी डिफरेंस इसमें क्या है कि प्रोफेशन रिफर टू द करियर दैट वन obtain for getting extensive training and acquiring special skill to become eligible for a job in it. प्रोफेशन हमारे पास वो स्किल्स, वो करियर है जो कि एक शख्स जो है टाइम के साथ सीख लेता है, एक इंस्टीट्यूट में, एक कॉलेज में, एक किसी इदारे में। प्रोफेशन रिक्वायर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन वेयर वोकेशन इन द इनेट एबिलिटी इन एन इंडिविजुअल टुवर्ड अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। तो कहते हैं कि प्रोफेशन हमारे पास जो है उसे एक स्किल्स ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन वोकेशन वो इनेट होता है। वोकेशन हमारे पास वो ब्रॉडर कैटेगरी है कि मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की उसकी अच्छी समझ आ जाती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों की उसे समझ आती हैं, वो चीज़ें अच्छे से ठीक कर सकता है और ये उसकी पैदाइशी एक क्वालिटी होती है, इनेट होती है। लेकिन प्रोफेशनल जो एक्टिविटी वो ज़रूरी नहीं है, वो आप थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू स्टैंडर्ड एजुकेशन वगैरह के ज़रिए जो है सीखते हैं। तो ये थ्री डिफरेंस हो गए हमारे पास वोकेशन और प्रोफेशन में। पहला ये डिफरेंस है कि वोकेशन जो है वो आप कहीं पे भी सीख सकते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन एक किसी डिग्री, ख़ास डिग्री या वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारे पास प्रोफेशन है वो एक ख़ास डिग्री के ज़रिए आप एक किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी से हासिल करेंगे। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि वोकेशन वो ब्रॉडर टर्म है, लेकिन प्रोफेशन जो है वो नैरो टर्म है। और तीसरा डिफरेंस ये है कि वोकेशन हमारे पास वो इनेट होता है, बाई बर्थ होता है, लेकिन प्रोफेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप उसको किसी ख़ास यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह में जो है हासिल कर सकते हैं स्टैंडर्ड ट्रेनिंग लेकर। Vocation almost always carry the connotations of some kind of manual labor, plumber, carpenter, electrician, mechanics एट्सेट्रा। कहते हैं कि वोकेशन में क्या होते हैं कि उसमें आप जो हैं कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपके कपड़े वगैरह ख़राब हो सकते, एक तरह की मजदूरी टाइप हो जाती हैं वोकेशन में। लेकिन बाई कंट्रास्ट प्रोफेशन इम्प्लाइज सम काइंड ऑफ वाइट कॉलर जॉब। हिस्टोरिकली
तो कहते हैं प्रोफेशन जो है, प्रोफेशन आपको एक वाइट कॉलर जॉब प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर एक टाइप इमेज होता है, एक अफसरी टाइप होती है इन सिंपल। हिस्टोरिकली कहते हैं पहले तो प्रोफेशन और वोकेशन में एक बहुत बड़ा फ़र्क हुआ करता था, लेकिन ये टाइम के साथ साथ जो है ये हमारे पास फ़र्क जो है ये ख़त्म हो रहा है टाइम के साथ। क्योंकि आप खुद सोच लें कि हमारे पास बड़े बड़े मैकेनिक्स वगैरह हैं जो कि काफ़ी अबूर हासिल है जिनको, और काफ़ी उनका एक इमेज है, उनका एक स्टैंडर्ड है और एक रूल्स के का मुताबिक जो है वो काम करना स्टार्ट कर लिया है उन्होंने। तो अभी कहते हैं कि वोकेशन और प्रोफेशन में इतना फ़र्क नहीं रहा, लेकिन हिस्टोरिकली द कंट्रास्ट वाज मच स्ट्रांगर। बट टुडे एनी काइंड ऑफ नॉलेज वर्कर इंक्लूडिंग बीइंग अर्कर इज़ कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल। लेकिन अभी जो है वो प्रोफेशनल की तरफ आ रहे हैं। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या है? एन एक्टिविटी आर टास्क विद विच वन ऑक्यूपाइज ऑन सेल्फ, यूजुअली स्पेसिफिकली द प्रोडक्टिव एक्टिविटी, सर्विस, ट्रेड और क्राफ्ट फॉर विच वन इज़ रेगुलरली पेड अ जॉब। ऑक्यूपेशन क्या है? ऑक्यूपेशन कहते हैं कि वो जॉब जिसे कोई शख्स जो है ख़ुद को मुंसलिक करके उससे उनको कमाई हासिल होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपके पास स्किल हो या आप स्किल के ज़रिए, लेकिन ऐसा कोई जॉब जिससे आपको पैसे हासिल हो, जिसके साथ कोई पर्सन अटैच हो। द एक्ट प्रोसेस आ स्टेट ऑफ पोजेसिंग अ प्लेस, किसी भी जगह की किसी प्रोसेस, किसी भी जगह किसी भी स्टेट पे जो है आप ये ऑक्यूपेशन वगैरह करते हैं। तो ऑक्यूपेशन क्या है कि सिंपली वो काम जिससे आपको पैसे हासिल हो, जो आप पैसे कमाने के लिए करते हैं, अपना गुजारा करने के लिए करते हैं, तो वो ऑक्यूपेशन में आते हैं। तो इसमें आप तिजारत भी आता है, सर्विस भी आती हैं, क्राफ्ट फॉर विच वन इज़ रेगुलरली पेड। इस तक कोई ऐसा कोई जॉब जिसके लिए आपको रेगुलर जिससे आपको पैसे मिल सके, तो वो ऑक्यूपेशन में आता है। तो एक लाइन है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ऑल प्रोफेशन आर ऑक्यूपेशन। तमाम प्रोफेशन जो है वो ऑक्यूपेशन है, क्योंकि प्रोफेशन से आपको जो है उसमें आप काम भी करते हैं, आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन all occupation are not profession, so it's very important line। यह भी एग्जाम में आई थी, 7th सेमेस्टर के एग्जाम में भी ये लाइन आया हुआ था कि all professions are occupation but all occupation are not profession। ये इसको तोड़ मड़ोड़ के जो है उन्होंने एक MCQs बनाया था। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, तो अब हम प्रोफेशन के करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। उसके क्या करेक्टरिस्टिक हैं? ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रोफेशनल पर्सन जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। अकाउंटेबिलिटी, आप अकाउंटेबल होते हैं। एलाउ ऑटोनमी इन डिसीजन मेकिंग, आपके पास जो है ऑटोनमी होती है डिसीजन मेकिंग, या किसी और के ख़िलाफ़ अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो उनको ऑटोनमी होगी कि वो आपको इजाज़त दे या नहीं दे। इन्वॉल्व अ स्किल बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड थ्योरेटिकल नॉलेज, आप जो भी स्किल करें तो वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज या थ्योरेटिकल नॉलेज के बेस पे होंगी। इन्वॉल्व अ स्किल दैट रिक्वायर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, इसमें वो स्किल होते हैं जिनको खास एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इंटीग्रिटी इज़ मेंटेन बाय एडहेरेंस टू कोड ऑफ कंडक्ट, आपने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए काम करना होगा। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम करना होगा। इथिकल कंस्ट्रेंट, इथिकल प्रॉब्लम आपको आएंगी तो आपने उनको इथिकल प्रिंसिपल के ज़रिए जो है हल करना होगा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन की किस्म में अब ये कंटिन्यू है। सेल्फ रेगुलेशन, हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंसी, इमेज, इट रेंडर एंड एसेंशियल सोशल सर्विस। तो ये डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कि कॉम्पिटेंस के आप कोई भी काम करें तो आप में एक कॉम्पिटेंस के साथ स्टार्ट करेंगे कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इसका आपको आता है। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, तो अब हम स्पेसिफिक नर्सिस रोल आते हैं कि नर्सिस एज अ प्रोफेशन क्या रोल होगा। नर्स इज रिकॉग्नाइज इंक्रीजिंगली एज अ प्रोफेशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, नर्सिस को जो है एज प्रोफेशनल समझा जाता है। क्यों? इन क्राइटेरिया के बिहाफ पे। वेल डिफाइंड बॉडी आर स्पेसिफिक एंड यूनिक नॉलेज, क्योंकि हमारे पास नर्सिस जो हैं नर्सिस के पास एक स्पेसिफिक यूनिक नॉलेज होता है, एक स्टैंडर्ड नॉलेज। स्ट्रांग सर्विस ओरिएंटेशन, हमारे पास सर्विस ओरिएंटेशन स्पेसिफिक हमारे पास काम होता है, सर्विस ओरिएंटेशन होती है। रिकॉग्नाइज अथॉरिटी बाय अ प्रोफेशनल ग्रुप, हमारे पास अथॉरिटी होती है एक ख़ास हद तक। कोड ऑफ एथिक्स, हम कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हुए सर्विस प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट स्टैंडर्ड्स, हमारे पास हमारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल, तो उसके ज़रिए जो है हम अपने
स्टैंडर्ड वगैरह सेट करते हैं। ऑनगोइंग रिसर्च, हमारा रिसर्च भी जारी है, नर्सिंग रिसर्च हो रहे हैं डिफरेंट प्रोसेसेस वगैरह पे, डिफरेंट चीज़ें जो है वो हमारे पास डिस्कवर हो रही हैं। अटानमी, हमें ख़ुद भी अटानमी होती हैं और किसी पेशेंट के हेल्थ के हवाले से डिसीजन लेते हुए हम उससे भी जो है अटानमी उन्हें प्रोवाइड करते हैं। केयरिंग, हॉनेस्ट, फेथफुल, पेशेंट्स, गुड लिसनर, अकाउंटेबल, तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिस है जो नर्सिस को एक प्रोफेशनल नर्स बनाती हैं। कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि हम कोई भी काम करें तो हमें फुल उस पर कमांड हासिल हो। कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कमिटमेंट, रिफ्लेक्टिव, नॉन जजमेंटल, सेफ केयर प्रोवाइडर, तो ये जितनी भी चीज़ें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एज आ प्रोफेशनल नर्स हमारे पास हैं। कैरियर रोल, a role is a set of expected behavior associated with person status or पोजीशन। कि हमारे पास कैरियर रोल के अगर एक शख्स कैरियर, हमारे पास वो एबिलिटी है या वो काम है, वो स्किलें जो एक पर्सन से बिलोंग करते हैं, उसके पोजीशन के हवाले से, उसके स्टेटस के हवाले से। कि हम अगर नर्स हैं तो हमारा नर्सिंग कैरियर है, तो एज अ नर्सिंग कैरियर हमारा अपना रोल होगा। रोल इंक्लूड बिहेवियर, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा बिहेवियर्स क्या है, हमारे अपने राइट्स क्या हैं और हम लोगों के राइट्स कितने पूरे करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी लोगों पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना पूरी करते हैं। हम पे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कैरियर रोल में आता है। नर्स फंक्शन इन अ वैरायटी ऑफ रोल एवरी डे, और नर्स जो है हर दिन डिफरेंट रोल्स वो परफॉर्म करती है। एज अ कैरियर, एज अ काउंसलर, एज अ मेडिसन, एज अ जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एज एजुकेटर, तो डिफरेंट रोल जो है वो परफॉर्म करती हैं। ऑफन रोल ओवरलैप विच में लीड टू कन्फ्लिक्ट एंड एक्सपेक्टेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कभी कभार ये रोल जो है ये ओवरलैप हो जाते हैं और इनमें हमारे पास कन्फ्लिक्ट्स आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती हैं। रोल ऑफ प्रोफेशनल नर्स के रोल हमारे पास क्या क्या हैं, यही रोल है हमारे पास। केयर गिवर होगा, काउंसलर, टीचर, क्लाइंट एजुकेटर, चेंज एजेंट, कम्युनिकेटर, टीम मेंबर, रिसोर्स पर्सन, लीडर, डिसीजन मेकर, रिसर्चर, तो ये एक एक करके हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। रोल एज अ केयर गिवर, सो रोल एज अ केयर गिवर, तो नर्स का एज अ केयर गिवर रोल क्या होगा। The caregiver is the role most commonly associated with nurse by the general public. In the role of caregiver, the nurse provide direct care when client are unable to meet their own need. कि एज अ केयर गिवर नर्स का रोल ये है कि वो डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करता है उन फिजिकल नीड के पूरा करने में जो पेशेंट जो है खुद अपने पूरा नहीं कर सकता। दिस इंक्लूड फिजिकल नीड्स विच कैन रेंज फ्रॉम टोटल केयर टू हेल्पिंग अ पेशेंट विद इलनेस प्रिवेंशन, कंप्लीटली डिपेंडेंट, पार्टली डिपेंडेंट, सपोर्टिव, एजुकेटिव केयर। क्या होते हैं कि आपने पेशेंट के फिजिकल नीड उसके पूरी करने हैं, विच कैन रेंज फ्रॉम टोटल केयर टू हेल्पिंग अ पेशेंट, जो टोटल केयर से लेकर उस हेल्प तक कि अगर कोई पर्सन जो है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है नर्स पे, कोई पार्टली डिपेंडेंट है, किसी को सिर्फ सपोर्ट आपने प्रोवाइड करना है, बाकी वो खुद अपनी केयर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन है, उसमें आपने केयर प्रोवाइड करनी होगी पेशेंट को, ये नर्स का रोल है। होलिस्टिक केयर हमारे पास क्या है, इट एम्फेसाइज दैट द होल पर्सन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर पार्ट। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को आपने केयर प्रोवाइड करनी है होलिस्टिकली। होलिस्टिक केयर मतलब फुल, जिसमें आप फिजिकल, बिहेवियर, साइकोलॉजिकल, मेंटल सब जो है केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। दिस मीन द नर्स आल्सो एड्रेस साइको सोशल, डेवलपमेंटल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल नीड, कि आपने जो है फिजिकल नीड के साथ साइको सोशल नीड, डेवलपमेंटल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल नीड भी आपने देखने हैं, वो भी पूरे करने हैं। द रोल ऑफ केयर गिवर इंक्लूड ऑल ऑफ द टास्क एंड स्किल दैट वी एसोसिएट विद नर्सिंग केयर बट आल्सो इंक्लूड द अदर एलिमेंट दैट मेक अप द होल पर्सन। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू जो है ज़रिए आपने पेशेंट्स का केयर प्रोवाइड करना है, सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि साइको सोशल, डेवलपमेंटल, कल्चर, स्पिरिचुअल एट्सेट्रा।
रोल एज अ काउंसलर, काउंसलर के थ्रू के ज़रिए जो है मीन्स एज अ काउंसलर उसका क्या काम है। तो काउंसलिंग इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अ क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज एंड कोप विद स्ट्रेसफुल साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम। काउंसलिंग किसे कहते हैं, पहले काउंसलिंग डिफिनीशन है कि हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आता है जिसे कोई प्रॉब्लम हो और हम उसको केयर प्रोवाइड करें, उसको इस तरह के वो अपने स्ट्रेसफुल साइकोलॉजिकल कंडीशन पे कोप कर सके, तो इसको कहते हैं काउंसलिंग। और नर्स का काम एज अ काउंसलर क्या होता है, व्हेन एक्टिंग एज अ काउंसलर द नर्स असिस्ट क्लाइंट विद अ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन। कि नर्स अगर एज अ काउंसलर काम करे तो क्या काम होते हैं उसके, कि वो पेशेंट की हेल्प करे उनके प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में, और फिर उनको कोपिंग मैकेनिज्म को इंक्रीज करते हुए उन्हें इस कंडीशन में लाए कि वो उस प्रॉब्लम को जो है रिजॉल्व कर सके, ख़त्म करने में हेल्प करे। द काउंसलर फैसिलिटेट क्लाइंट एक्शन एंड डज नॉट टेल क्लाइंट व्हाट टू डू बट असिस्ट क्लाइंट टू मेक देयर ओन डिसीजन। ये क्लाइंट को कुछ बताता नहीं है कि आपने ये करना है वो करना है, नहीं, सिर्फ देखते हैं कि उसका कोपिंग मैकेनिज्म क्या है और क्लाइंट की हेल्प करता है। क्लाइंट अपनी कोपिंग मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम को हल करे, ये उसको जस्ट फॉर मीन्स तेज करता है या उसको कौंसल करता है कि वो खुद अपनी जो है मैकेनिज्म यूज़ करे और प्रॉब्लम सॉल्व करने में, डिसीजन लेने में। काउंसलिंग इज डन टू हेल्प क्लाइंट इंक्रीज देयर कोपिंग स्किल। और आपने सिर्फ उसके कोपिंग स्किल को इंक्रीज करना होगा। जब उसके कोपिंग स्किल इंक्रीज हो जाएंगे तो वो खुद ब खुद जो है उस प्रॉब्लम से हार्ट दूर हो जाएगा। कोपिंग स्किल क्या कहते हैं कि हमारे बॉडी में एक स्किल्स हैं जिसके ज़रिए हम अपने प्रॉब्लम को जो है उसको ख़त्म करते हैं, उसको कम करते हैं, तो वो कोपिंग स्किल हमारे पास कहलाते हैं। और काउंसलिंग में आपने पेशेंट के वो कोपिंग स्किल को जगाना होगा, उसको तेज़ करना होगा, बाकी वो खुद अपने प्रॉब्लम पे जो है काबू पाएगा। क्लाइंट आर फ्रीक्वेंटली काउंसल इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू डील विद क्रॉनिक कंडीशन, ग्रीफ एंड बेरेमेंट। कहते हैं कि क्लाइंट को हमेशा काउंसल किया जाता है कि वो अपनी स्ट्रेस कंडीशन में, क्रॉनिक डिजीज़ वगैरह में वो किस तरह कोप करते हैं अपने स्ट्रेस से। ग्रीफ कहते हैं सदमे को, बेरेमेंट कहते हैं ए वो टाइम जब तक आप एक सदमे में रहते हैं। तो काउंसलिंग के ज़रिए आप पेशेंट जो है उसको कहते हैं कि प्रॉब्लम वगैरह जो हो गई हैं तो आप उसको मशवरे देते हैं, मीन्स थ्रू डिसीजन, या वो उसको हेल्प आउट करते हैं ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स वगैरह पे कोप कर सके। इफेक्टिव काउंसलिंग इज होलिस्टिक इन दैट इट एड्रेस द इंडिविजुअल इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड कॉग्निटिव डायमेंशन। इफेक्टिव काउंसलिंग हमारे पास क्या होती है कि हम होलिस्टिक केयर किसी को प्रोवाइड करें, उसकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव डायमेंशन वगैरह में उसको हेल्प आउट कर सके। रोल एज अ टीचर, हमारे पास नर्स का रोल एज अ टीचर क्या होगा कि टीचिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर टू प्रोवाइड देम विद द इंफॉर्मेशन टू मेक बिहेवियरल चेंज। टीचिंग हमारे पास वो प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम एक पेशेंट्स को, एक पर्सन को जो है कुछ बताते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें देते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन सीखते हुए उसके बिहेवियर में जो है चेंजेस आ जाए। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेटिंग इंफॉर्मेशन विद रिजल्टेंट चेंज इन बिहेवियर। कि आप टीचिंग के इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद आप अपने उसमें बिहेवियर में जो चेंज लाते हैं, पॉजिटिव चेंज, तो ये हमारे पास लर्निंग कहलाता है। टीचिंग इज़ एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग में टीचिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द नर्स व्यू ईच इंटरेक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, बोथ क्लाइंट एंड नर्स कैन लर्न समथिंग फ्रॉम एवरी एनकाउंटर विथ ईच अदर। कहते हैं कि टीचिंग जो है नर्स हर हवाले से, हर एक मोड़ पे जो है नर्सिस पेशेंट्स की टीचिंग करती हैं, और पेशेंट नर्स एक दूसरे के, पेशेंट नर्स टीचिंग के दौरान जो है पेशेंट भी बहुत कुछ सीखता है और नर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टीचिंग बाय नर्स कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंटेंशनल और इंसिडेंटल। और टीचिंग जो है ये फॉर्मल भी हो सकती हैं थ्रू तरीके के ज़रिए, इनफॉर्मल टीचिंग भी हो सकती हैं, इंटेंशनल और इंसिडेंटल भी हो सकती हैं। फॉर्मल ये कि एक ख़ास तरीके के ज़रिए आप जो है पेशेंट को टीच करते हैं, या इनफॉर्मल जो है, इनफॉर्मल भी आप सिंपल अल्फाज में जो है किसी पेशेंट्स को बताते हैं। इंटेंशनली भी आप होते हैं, इंसिडेंटली भी टीचिंग होती हैं। रोल एज अ क्लाइंट एडुकेट, एज अ क्लाइंट एडुकेटर उसका क्या रोल होगा। अ क्लाइंट एडुकेट इज अ पर्सन हु स्पीक अप फॉर और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट सो एज टू प्रोटेक्ट हिम। कि अगर कोई जो है किसी क्लाइंट पे, मरीज़ के हक में कोई अगर कुछ मांगता है, मरीज़ का हक मांगता है, उसके बिहाफ पे जो है
बातें करता है, बोलता है, तो वो कहते हैं क्लाइंट एडुकेटर कहलाता है। इन द रोल ऑफ नर्स में रिप्रेजेंट द क्लाइंट नीडेड विशेस टू अदर हेल्थ प्रोफेशनल, और नर्सिस का जो है वो भी क्लाइंट एडुकेटर उसका का रोल है कि वो पेशेंट्स के हक के लिए जो है लड़ेगा, उसके हक में जो है वो बातें करेगा, उसको उसका हक प्रोवाइड करेगा। एडवोकेसी एम्पावर क्लाइंट टू बी पार्टनर इन दी थेराप्यूटिक प्रोसेस रादर देन पैसिव रिसिपेंट ऑफ अ केयर। तो कहते हैं कि एडुकेटर, अगर आप नर्स एज एडुकेटर होती हैं तो वो क्लाइंट एम्पावर हो जाता है, उसके थेराप्यूटिक प्रोसेस में जो है काफ़ी बेहतरी आती है। द रिलेशनशिप दैट इनकरेज क्लाइंट एम्पावरमेंट इज़ वन ऑफ म्यूचुअल पार्टिसिपेशन बाय क्लाइंट एंड नर्स। और अगर म्यूचुअली क्लाइंट और नर्स आपस में पार्टिसिपेट करे, नर्स जो है वो पेशेंट्स के लिए एज एडुकेटर काम करे, तो उसके थेराप्यूटिक जो है मीन्स उसके हेल्थ पे उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्लाइंट एंड फैमिली आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन एस्टेब्लिशिंग गोल, और क्लाइंट और फैमिली जो है वो गोल प्रोवाइड करने में, गोल बनाने में जो है कामयाब होते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, और वो अपने लिए गोल सेट कर लेते हैं और फिर उस गोल को जो है हासिल करने के लिए वो कोशिश करते हैं, और एक अच्छा हेल्थ जो है प्रोवाइड कर लेते हैं अपने क्लाइंट को। Frequently, client and family do not communicate their concern to physician but will do so to the nurse with whom a bond has been established. आप लोगों को पता होता है कि एक वार्ड में नर्स का काम जो है वो पेशेंट के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन में होती है नर्स, तो नर्स के साथ उनका एक बॉन्ड होता है। तो पेशेंट या उनके जो हैं अटेंडेंस जो हैं वो डायरेक्टली डॉक्टर्स या फिजिशियन वगैरह से इस तरह खुल के बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो नर्स एज एडुकेटर जो है वो उनकी बात फिजिशियन वगैरह तक पहुंचाते हैं। नर्सिस फंक्शन एज क्लाइंट एडुकेटर बाय लिसनिंग एंड कम्युनिकेटिंग द एक्सप्रेस कंसर्न टू अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड इंक्लूडिंग दोज कंसर्न इनटू केयर प्लानिंग। और इस तरह जो है क्लाइंट या उसके अटेंडेंस की जो बातें होती हैं, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं, नीड्स होती है, वो आगे तक पहुंचाती हैं, कम्युनिकेट करती हैं नर्स, और ये रोल एज अ एडुकेटर कहलाता है। अब रोल एज अ चेंज एजेंट नर्स का क्या है? नर्स वो फंक्शन इन द रोल ऑफ चेंज एजेंट रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मीन्स वो जो है जो चेंज एज अ चेंज एजेंट पर काम करते हैं, वो कहते हैं कि चेंज एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, चेंज लाना, तब्दीली लाना जो है वो मुश्किल काम है। द नर्स चेंज एजेंट इज प्रोएक्टिव टेक द इनिशिएटिव टू मेक थिंग हैपन रादर देन रिएक्टिव रिस्पॉन्डिंग टू थिंग आफ्टर दे हैव हैपन। कहते हैं जो चेंज एजेंट नर्स होते हैं तो वो कंडीशन चेंज करते हैं, हालात को चेंज करते हैं उससे पहले कि कोई मसला आ जाए। वो प्रोएक्टिव होते हैं, वो इनिशिएटिव लेते हैं, चीज़ें हैपन होने से पहले जो हैं वो चेंज लाते हैं, ना कि वो रिएक्टिव होते हैं। क्योंकि रिएक्टिव वो कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए उसके बाद आप कोई चेंज लाए, नहीं, ये पहले से चेंज लाते हैं और कोई प्रॉब्लम को जो है हैपन होने से बचाते हैं। चेंज शुड नॉट बी डन इन अ रैंडम मैनर। चेंज जो है वो रैंडम मैनर में नहीं होता, वो आप एक ख़ास स्पेशलाइज्ड स्टैंडर्ड तरीके के साथ लाएंगे। इट शुड बी प्लान केयरफुली एंड इम्प्लीमेंटेड इन अ डिलिब्रेट वे टू फैसिलिटेट द क्लाइंट प्रोग्रेस। ये हमारे पास प्लान होता है और एक स्पेसिफिक तरीके के साथ आप जो है ये चेंज लाएंगे ताकि क्लाइंट जो है उसका हेल्थ में जो है उसके केयर में प्रोग्रेस आए, क्लाइंट को फ़ायदा हासिल हो उसकी भी। रोल एज अ टीम मेंबर, आप लोगों को पता होता है कि नर्स का काम मीन्स हेल्थ केयर जो जितना भी सिस्टम है वो एक टीम वर्क है। नर्स सिर्फ नर्स कुछ नहीं कर सकता, ना कि डॉक्टर कुछ कर सकते हैं, बल्कि सब मिलके एज अ टीम जो है हेल्थ प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। अ वाइटल रोल ऑफ नर्स इज दैट ऑफ टीम मेंबर। उसका फ़र्क वाइटल रोल क्या है, वो टीम मेंबर हैं। द नर्स डज नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन बट रदर वर्क्स विद देयर मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम। नर्स जो है वो आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती। आइसोलेशन मतलब वो इंडिविजुअली सब कुछ नहीं कर सकती, वो एज अ टीम मेंबर जो है एक टीम के ज़रिए हेल्थ प्रोवाइड करेगी और वो टीम हेल्थ केयर टीम कहलाता है। कोलेब्रेशन रिक्वायर द नर्स टू यूज़ इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल एंड प्रोमोट कंटिन्यूटी ऑफ केयर। वो इफेक्टिवली इंटरपर्सनल स्किल्स प्रोवाइड करेगी और कंटिन्यूटी ऑफ केयर जो है उसको प्रोमोट करेगी, लेकिन कंबाइंड टीम की शक्ल में। दे यूज़ देयर प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल एप्लीकेबल टू प्रोमोटिंग हेल्थ रिलेशनशिप विद क्लाइंट एंड कोलीग। और वो अपने जो है स्किल्स प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वगैरह यूज़ करके जो है वो हेल्थी रिलेशन बनाते हैं क्लाइंट और कोलीग के साथ। रोल एज आप
a resource person. The nurse function as a resource person by providing skill intervention information. नर्स जो हैं वो स्किल इंटरवेंशन, स्किल्स तरीके और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए एज अ रिसोर्स पर्सन कहलाता है। मीन्स वो अच्छे से मशवरे देती है, इंफॉर्मेशन देती हैं क्लाइंट्स को, अटेंडेंट्स को। तो उस एज अ, तो ये करेक्टर उसका क्या है, रोल जो है ये उसका रिसोर्स पर्सन कहलाता है। आइडेंटिफाइंग रिसोर्स एंड मेकिंग रिफरल एज नीडेड आल्सो फॉल अंडर द एस्पायर्स ऑफ दिस रोल। क्या करते हैं कि वो रिसोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रिसोर्स को जो है उसको अपने लोग उस पर्सन को जो है उसके नीड पर्सन जो है उस तक पहुंचाते हैं, उसको नीडेड जो है उससे पूरी करते हैं। तो एज अ रिसोर्स पर्सन कहलाता है। नर्स मस्ट कंसीडर द क्लाइंट स्ट्रेंथ एंड असिस्ट टू रिसोर्स इंक्लूडिंग फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। नर्स का काम यह है कि वो क्लाइंट की स्ट्रेंथ को असिस्ट करेंगी, उसके बाद वो देखेंगी कि वो उन रिसोर्स उसको प्रोवाइड होते हैं या नहीं। इसमें फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल सब जो हैं आपने क्लाइंट के नीड को असिस्ट करके, आप जो उसके रिसोर्स को असिस्ट करके उसको रिसोर्स प्रोवाइड करने होते हैं। रोल एज अ लीडर इन्फ्लुएंस अदर टू वर्क टुगेदर टू एकम्प्लिश अ स्पेसिफिक गोल। कहते हैं लीडर का काम क्या होता है कि वो लोगों को राग़िब करता है, लोगों को वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि कंबाइन काम करते हुए वो एक ख़ास मकसद को पहुँचे, अपने स्पेसिफिक गोल जो है उसको अचीव करे। द लीडर रोल कैन बी इम्प्लाइड एट डिफरेंट लेवल। लीडर का रोल जो है वो डिफरेंट लेवल पे इम्प्लाई होता है, इंडिविजुअल, क्लाइंट, फैमिली, ग्रुप ऑफ क्लाइंट, कोलीग आर दी कम्युनिटी। तो इसका एज अ लीडर रोल जो है वो कम्युनिटी में, ग्रुप में, क्लाइंट, कोलीग, कम्युनिटी, इसमें जो है उसका अपना रोल होता है एज अ लीडर। इफेक्टिव लीडरशिप इज लर्न प्रोसेस requiring an understanding of the need and goal that motivate people, the knowledge to apply the leadership skill and the interpersonal skill to influence other। इफेक्टिव लीडरशिप्स क्या हैं कि आपके पास लर्न बिहेवियर हो, आपके पास जो है नॉलेज हो, आपके पास स्पेसिफिक स्किल हो लीडरशिप के पास, और आप उस स्किल्स वगैरह में मास्टर हो, ताकि वो स्किल्स के ज़रिए आप लोगों को मोटिवेट कर सके, नॉलेज के ज़रिए आप लोगों को मोटिवेट कर सके और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके किसी ख़ास मकसद को पूरा करने में। रोल एज अ रिसर्चर, नर्स रिसर्चर और साइंटिस्ट हु स्टडी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, इलनेस एंड हेल्थ केयर। जैसे कि स्टार्ट में हमने पढ़ा कि नर्सिंग रोल में फील्ड में तरक्की आ रही है थ्रू रिसर्च के ज़रिए। तो नर्स का रोल एज अ रिसर्चर भी होते हैं कि वो एज अ साइंटिस्ट हो के वो इलनेस, हेल्थ और हेल्थ केयर जो इसमें जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में वो तरक्की लेकर आए। By designing, implementing scientific study, they look for way to improve health। कि वो डिफरेंट डिस्कवरीज करके, डिफरेंट रिसर्च करके जो है वो नर्सिंग जो प्रैक्टिस है उसमें इम्प्लीमेंटेशन लेकर आए, उनमें तरक्की, उनको इम्प्रूव कर ले। नर्स एज अ कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है नर्सिंग रोल में, क्योंकि आपका 24 घंटे पेशेंट के साथ ही काम होता है कि आप उसके ज़रिए से कम्युनिकेट करते हैं। और अगर आप थेराप्यूटिकल कम्युनिकेट करेंगे, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है, वो कम्युनिकेशन जिससे पेशेंट के हेल्थ को फ़ायदा हो, तो वो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर आप इस थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के ज़रिए पेशेंट की हेल्प करते हैं तो वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे लिखा है एज अ कम्युनिकेटर द नर्स अंडरस्टैंड दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक कैन हेल्प इम्प्रूव द हेल्थ केयर इन्वायरमेंट। कि अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो तो हमारे पास हेल्थ केयर इन्वायरमेंट को वो इम्प्रूव करता है, वो एक बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है पेशेंट को उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन इनहिबिट द हीलिंग प्रोसेस। और अगर हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कोई बैरियर आ जाए तो हमारे पास हेल्थ पे इसका बहुत बुरा असर होता है। द नर्स हैज़ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर एज वेल एज अदर मेम्बर ऑफ द हेल्थ केयर टीम। और नर्स क्या होते हैं कि वो कम्युनिकेट करता है इफेक्टिवली पेशेंट के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ और मेम्बर के साथ, हेल्थ केयर टीम के साथ। और इन तमाम जो हैं कम्युनिकेशन का रिज़ल्ट क्या होता है, एक बेटर हेल्थ
सिस्टम बना के एक बेटर जो है हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना पेशेंट्स को। इन एडिशन द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटन कम्युनिकेशन अ पेशेंट चार्टिंग विच इज़ की कंपोनेंट टू कंटिन्यू केयर। और ओरल कम्युनिकेशन के अलावा आपने रिटन कम्युनिकेशन जो उसका अच्छा होना चाहिए ताकि वो नर्सिंग नोट लिख सके, पेशेंट चार्ट वगैरह ये सब कुछ कर सके। रोल एज अ डिसीजन मेकर, तो नर्स का रोल एज अ डिसीजन मेकर भी होता है टू यूज़ अ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल टू मेक डिसीजन, सेट गोल एंड प्रमोट आउटकम फॉर पेशेंट, कि वो इस कंडीशन में हो कि वो डिसीजन ले सके कि तो ये क्या होगा कि वो उसके पास जो है स्पेसिफिक स्किल्स होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स उसके पास होंगे कि वो गोल कि वो डिसीजन ले सके, वो अपने लिए गोल जो है वो बना के उनको प्रमोट करके वो गोल को अचीव कर सके, उसके पास इतनी अथॉरिटी हो, इतनी स्किल हो कि वो डिसीजन खुद से ले सके। These critical thinking skills include assessing the client, identifying the problem, planning, implementing intervention। और ये सब डिसीजन मेकिंग में कहते हैं कि आप पेशेंट को एसिस कर सके, आप उसको डायग्नोस कर सके, आप उसको इंटरवेंट कर सके, आप आउटकम जो है आपको पता हो, एवेलुएटिंग आप कर सकते हो। A nurse use clinical judgment, his or her ability to decision what is best for the patient to determine the best course of action for the patient। कहते हैं कि अगर क्लिनिकली अगर कोई नर्स जो है वो कॉम्पिटेंट हैं तो वो क्लिनिकली जो हैं वो नर्सिंग डायग्नोस वाइज वो जजमेंट कर सकती हैं, क्लिनिकल जजमेंट वो कर सकती हैं, और वो नर्स को जो है ये फैसला कर सकती हैं कि इस पेशेंट को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको हेल्थ केयर जो है हेल्थ हम किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड करता है कि अगर नर्स के पास स्किल्स वगैरह हो तो वो डिसीजन ले सकती हैं। तो ये आज का हमारा यूनिट था कि नर्स के डिफरेंट रोल होते हैं। इसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई हमें मशवरा देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।